या नभानं या भुईला दान द्यावं आणि माझ्या पापणीला पूर यावं. महानुरांच्या शब्दात खरं सांगायचं तर म्हणजे ज्या पद्धतीने ते शेतीकडे पाहतात, त्या जगाकडे पाहतात, तर ते पाहणं आणि आत्ताचा मराठवाड्यातला दुष्काळ असेल, विदर्भातला असेल, महाराष्ट्र होरपळून निघतोय. अशा वेळेला प्रोजेक्ट मराठवाडा येतोय आणि अर्थात प्रतिभावंत अभिनेते ओमपुरी आणि अर्थात दिग्दर्शक भाविन वाडिया माझ्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया प्रोजेक्ट मराठवाडा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातली आसवं आणि त्यातलं दुःख हे त्यांनी जाणून घ्यायचा प्रयत्न केलाय, कलाकृतीतून अभिव्यक्त करण्याचा प्रयत्न केलाय. जाणून घ्या त्यांच्याकडून. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. धन्यवाद। और मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी छोटी सी फिल्म के लिए हमारी मदद करने के लिए एफर्ट की। हमें लगता है कि मराठवाड़ा, प्रोजेक्ट मराठवाड़ा हमारे लिए उतनी ही अहमियत रखती है, हालांकि जितना महाराष्ट्र में सूखा है। तो जिस तरीके से तुकाराम इंगळे इसमें आते हैं, उनकी आंखों का दर्द और उनकी दिल में जो उमंगे है कि कुछ करना है, अपनों के लिए करना है और वो किसानों के लिए करना है, तो उसको आपने किस तरह से निभाते हुए आपको कितना दर्द पहुंचा? क्योंकि हालांकि इतनी देर से आप इतनी जद्दोजहद के बाद ये फिल्म करने की आपने कोशिश की। नहीं, एक तो मैं इस बच्चे को बधाई देता हूं कि इसने ये विषय चुना। मतलब ये कोई कमर्शियल फिल्म नाच गाने वाली भी बना सकता था जिसमें इसको ज़्यादा लाभ होता। और मैं इसके प्रोड्यूसर को भी बधाई देता हूं जिसने इस तरह की फिल्म पे अपना पैसा लगाया है। मैं इनके बारे में चिंतित हूं फ्रैंकली। अगर इस तरह के प्रोड्यूसर ज़िंदा नहीं रहेंगे तो फिर इस तरह की फिल्में बनना बहुत कठिन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाभ ना हो लेकिन कम से कम उसने जो पैसा लगाया है वो, और थोड़ा, क्योंकि बैंक में पैसा वो होता तो उसको इंटरेस्ट मिलता, तो कम से कम उतना पैसा तो उसका लौट आए ताकि वो दूसरी किसी सामाजिक समस्या पे फिल्म बना सके। और मुझे तुकाराम पिंगले का दर्द महसूस करने में कोई एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी। मुझे मालूम है किसान की, मैं गांव में पला हूँ, मेरे मामा किसान थे, उन्हीं के यहाँ मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। और छुट्टियों में हम थोड़ा हाथ भी बटाते थे खेती में। बड़े ज़मींदार थे वो। तो मैंने किसानों को देखा है, कड़कती धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर में वो बुआई कर रहा है, कटाई कर रहा है, पानी दे रहा है। कड़कती सर्दी में सुबह 4 बजे उठ के हमारे मामा खेत में जाते थे। रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता था, पंजाब में इतनी सर्दी पड़ती है। तो और दूसरे आप अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, तो आपको पता है मेरे मन में किसान और जवान के लिए बहुत श्रद्धा है और हम सबके मन में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोगों का कोई योगदान नहीं होता है, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे व्यापारी हो, इकोनॉमिस्ट हो, डॉक्टर हो, मजदूर हो, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये दो व्यक्ति, जवान और किसान, ये सिर्फ परिस्थितियों से नहीं, बाकी लोग परिस्थितियों से लड़ के ऊपर आते हैं, ये परिस्थितियों से लड़ने के अलावा भी कुदरत से लड़ता है। बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, बेबस देख रहा है आसमान को, और सूखा पड़ गया, फिर आसमान को देख रहा है, फटी हुई धरती को देख रहा है, तो वो उसको उससे भी लड़ना होता है। तो कुदरत से जो आदमी लड़ रहा है उसका हाथ पकड़ने के लिए हमें सबको क्या, हम क्या कर सकते हैं? अभी जैसे नाना पाटेकर, नाम मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। देखो, पैसा ठीक है, उन्होंने भी, जिन्होंने पैसा दिया है इसके लिए, मैं उन्हें मतलब मानता हूँ कि भाई उन्होंने एक एफर्ट की उनका दुख कम करने के लिए। लेकिन नाना वहाँ जाके उनके साथ बैठता है, गले से मिलता है, बच्चे के सर पे हाथ रखता है, उससे भी बड़ी ताकत मिलती है। और वो जुड़ना, वो कनेक्ट बहुत अहमियत रखता है। हाँ, तो लेकिन ये बड़े छोटे छोटे जेस्चर हैं, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसान 120 करोड़ लोगों का पेट भरता है,
120 करोड़। आज हमारे पास इतनी खाद्य सामग्री है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जब मैं कॉलेज में था, आज से 50 साल पहले, 45 साल पहले, हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं थी। अमेरिका से एक, अब वो घटिया कहें हम, लेकिन बेचारे उन्होंने दी तो सही, PL 480 उसका नाम था, वो आती थी। इसमें सरकार की पॉलिसीज ने भी मदद की है, जाहिर है, चाहे पानी की व्यवस्था हो। अभी पंजाब में भाखड़ा नंगल बना था। पंजाब में वैसे भी पानी ज़मीन में काफ़ी ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये किसानों की मेहनत से ही आज हम इतने सक्षम हुए हैं। इसके बावजूद इस देश में गिनती के किसान आत्महत्या करें, बड़े दुख की बात है। चलो 50 किसानों ने आत्महत्या की, फर्ज करो, क्यों भाई, क्यों करें? हम 50 परिवारों को नहीं पाल सकते क्या? तो बड़े शर्म की बात है। ये कोई नई समस्या नहीं है, क्योंकि वो झंझोड़ देता है आपका डायलॉग। जब हम सुनते हैं जिंदा होते वक्त 20,000 रुपए कोई नहीं देता और मौत के बाद लाख रुपए की ये देने आ जाते, मदद देने आ जाते। वो भी नहीं मिलता आसानी से, चक्कर लगाने पड़ते हैं उधर। जो हमारे नेता हैं, ठीक है, वो गए, उन्होंने उनका दुख समझा, उन्होंने मदद का ऐलान किया, वो इतना कर सकते हैं ना, उन्होंने कर दिया। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द उसके पास, वो आज भूखा है, तुम उसको जो मुआवजा है वो साला 1 साल बाद दोगे, 6 महीने बाद दोगे। वो आके तुम्हारे चक्कर लगाता है, वो भिखारी नहीं है, वो समाज की शान है, धरती पुत्र है। वो शर्म आनी चाहिए उन क्लर्कों को जो साले उससे 10% मांगते हैं। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक भी सरकारी मुलाजिम जो है उस गरीब से भीख ना मांगे। और आज की तारीख में भी हम कहते हैं कि कृषि प्रधान है, खेती प्रधान आपका है। और फिर भी किसानों को उसकी खेती को उतनी तवज्जो, उतनी अहमियत नहीं दी जाती। उसके अलावा बेटा क्या है, किसान बैंगन उगाता है, दाल उगाता है, जो उगाता है, हम किसी छोटे कस्बे में जाते हैं ना, तो हमको 10 रुपए किलो सब्जी मिल जाती है ना। तो 10 रुपए किलो अगर वो दुकान वाला बेच रहा है, मतलब किसान से कितने में ली उन्होंने? 7 रुपए में। और बंबई जैसे या लखनऊ, ये बड़े जो शहर हैं, वहाँ 80 रुपए किलो। तो वो किसान जिसने मेहनत की उसको 7 रुपए। तो इतना फर्क में कौन कौन खाता है? हमारा जो वितरण प्रणाली है वो बहुत कमजोर है। पूरे देश की एक कलेक्टिव वितरण प्रणाली होनी चाहिए, अंडर वन रूफ वन रूल। अगर पूरे देश की नहीं तो कम से कम स्टेट की। गुजरात हमारे सामने एक उदाहरण है जहां पे व्हाइट रेवोल्यूशन आया। डॉक्टर कुरियन, साइंटिस्ट, कहां से? केरला से। साला किधर केरला, किधर गुजरात। आए घूमने, उनकी समस्या देखी, उनके मन में कुछ हुआ, मैं यहीं रहूंगा। संगठित किया, कोऑपरेटिव बनाई। किसान 10 भैंसें हैं उसकी, 30 किलो दूध लेके मार्केट में जाता था। व्यापारी क्या करे? व्यापारी लूटेगा उसको। अरे यार मेरे पास तो देख अंदर कितना दूध पड़ा है, वो खराब जाएगा यार, मैं क्या करूं इतना दूध। सर खोआ बना लीजिए, घी बना। अरे कितना घी बनाऊंगा यार, बेचेगा कौन? नहीं तू लेके जा। अच्छा कम दे दीजिए भाव गिरा के उससे ले लेगा। लूटना हुआ ना। अब क्या है, किसान को कहीं नहीं जाना, अमूल की गाड़ी आती है, दूध लेके चली जाती है, उसको पैसे मिलते। भाविन क्या कहेंगे आप? और मराठवाड़ा, और एक चीज, सॉरी, नहीं बोलिए ना सर। मैंने जैसे कहा ना, शास्त्री जी ने दिल से, मन से, वो धरती का आदमी था, एकदम गरीब परिवार से था। स्कूल जाने के लिए सर पे किताबें बांध के नदी तैर के जाता था, क्योंकि बोट के लिए एक पैसा नहीं होता था उससे देने के लिए। वो आदमी देश का प्रधानमंत्री बना था। भूल जाओ पार्टी,
मैं पार्टी की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, बहुत नालायक लोग हैं साले उस पार्टी में, लेकिन उस आदमी ने इस देश को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। वो आज की जनरेशन को पता ही नहीं है। आप बच्चों को पूछिए स्कूल में किसने दिया था बेटा ये नारा, उनको एक तो नारा ही नहीं पता है। क्यों भाई? क्योंकि वो कांग्रेस ने दिया। अरे ये क्या बात हुई यार? कांग्रेस ने अगर कोई अच्छी चीज दी है उसकी तारीफ करो, जो बुरी की है लताड़ो सर। बुरी चीजें की तभी तो ये हाल हुआ ना। बैठे हैं घरों में, मोदी जी ने सबको बिठा दिया, भैया आराम करो, थोड़ा घूम फिर लो, थक गए होगे 65 साल से। भाविन जी, पर ये प्रोजेक्ट मराठवाड़ा, ये दर्द आपको कब महसूस हुआ? और अगर करते हैं तो कमर्शियल फिल्म करने से अच्छा है कि ऐसे कोई प्रोजेक्ट बेस्ड काम करे, या उससे समाज को कुछ देने की सोच रखे? ये सोच विचार कहाँ से? मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। 2007 2020 वर्ल्ड कप, फर्स्ट 2020 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता पाकिस्तान के खिलाफ, और उसी पूरी टूर्नामेंट के दरमियान किसी एक क्रिकेटर ने कोई मैच में 6 बॉल पे 6 सिक्सेस मारे। तो मुंबई वानखेड़े में सबको ऑनर किया जा रहा है, बीसीसीआई चीफ सबको पैसे बांट रहे हैं। उस पर्टिकुलर क्रिकेटर को 6 बॉल 6 पे 6 सिक्सेस मारने पे 1 करोड़ दिया गया, और अगले दिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक ने उसका बहुत स्ट्रांगली अपोज किया कि बीइंग ए बीसीसीआई चीफ, आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं, आपको नहीं पता 1 करोड़ से न जाने कितनी औरतें विधवा होने से बच जाती। मराठवाड़ा का फिगर देखो, आप विदर्भ का फिगर देखो, आप पूरी क्या यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर पूरी इंडिया की अब निकालो, कितने मर चुके हैं, कितनी औरतें विधवा हो गई हैं, कितने मतलब माँ अपने बेटे को खो चुकी है। तो ये एक हुक पॉइंट मिला, मुझे नेशनल टॉपिक चाहिए था। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड। बहुत दोस्त लोगों ने कहा कि पहली फिल्म बना रहा है, कुछ कॉमेडी बना, कुछ हॉरर बना, जो ट्रेंड में है वो बना, ये क्यों लेके जा रहा है? ये तू करियर भी स्टेक पे लगाएगा और किसी का पैसा भी स्टेक पे लगाओ। पहली बात तो इस पे पैसा डालने वाला तुझे मिलेगा भी नहीं। देन फाइनली 5 साल रिसर्च चला, लिखते गया, क्योंकि रिसर्च स्ट्रॉन्ग चाहिए था। विदर्भ जन आंदोलन समिति के किशोर तिवारी से मैं कॉन्टैक्ट में आया, पी साईनाथ, संदीप अर्दीकर, काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक्चुअल फैक्ट्स को सिनेमेटाइज किया, फिल्म के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। 2012 में स्क्रिप्ट लॉक करके 2 साल भटक रहा था। बहुत लोग, कोई हाथ नहीं पकड़ रहा था कि भाई ये आप क्या लेकर आए हो आप। फाइनली एक था कि आई बिलीव इन यूनिवर्स, जब आप कुछ लेकर निकले हो तो कायनात एक हो जाएगी इसको पूरा करने के लिए। तो वैसे ही हुआ सब, धीरे धीरे मुश्किलें भी आई, अप्स एंड डाउन्स भी आए, फिल्म को लेकर, शूट को लेकर बहुत सारे, पर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है। तो बनाते बनाते यहाँ तक लेकर आया हूँ। मराठी सिनेमा आपको अट्रैक्ट करता है? आप अगर कोई ऑफर आए तो आप करना चाहोगे? मैंने अभी एक मराठी फिल्म की है। मुझे मराठी मैं समझ लेता हूँ, लेकिन ऐसे तेज़ बोलने में मुझे परेशानी होती है। ये शर्म की बात है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में इतने साल से हूँ और इसी धरती ने मुझे पाला है और मुझे सारी सुख सुविधाएं दी हैं। पंजाब से तो मैं कुछ नहीं लेके आया था, सिर्फ पंजाब ने मुझे पढ़ाया, पैदा किया और भेज दिया। तो मैं ऋणी हूँ इस धरती का। और अभी जो मराठी फिल्म की है उसमें वो पॉलिटिकल फिल्म है, लेकिन उसमें मेरा किरदार उत्तर भारतीय का है। वो विधायक है, मराठी बोलता है थोड़ी थोड़ी बीच में, लेकिन ज़्यादा हिंदी बोलता है। तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, थोड़ी मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन करूँगा। मतलब साउथ की तो भी तो फिल्में की हैं, तो ये भी करेंगे। थिएटर आपको कितना, मराठी थिएटर एनरिच्ड है, पर अभी वीकेंड होने जा रहा है। देखिए, मैं 1972 में मैं एनएसजी में था। मेरी क्लासमेट थी ज्योति देश पांडे, ये गोविंद देश पांडे, वो भी चाइनीज़ पढ़ाते थे जेएनयू में। हाँ, और उद्धव धर्मशाला उनका बहुत फेमस नाटक है। तो मैं बालगंधर्व थिएटर में गया नाटक देखने मराठी का। मुझे एक शब्द भी मराठी का नहीं आता था। सखाराम बाइंडर था और मुझे लोगों ने बोला कि एडवांस बुकिंग होती है, फुल हो जाएगा, टिकट ले आओ। मैं गया तो मैं दंग रह गया।
मेरे आगे कुछ 25-30 लोग थे जो टिकट ले रहे थे। मैं बोला थिएटर का टिकट लेने के लिए क्यों? पहली बार देखा है, तो बड़ी खुशी हुई हुई देख के। आप आएंगे थिएटर में, हमें देखने में बहुत खुशी होगी। आपको लगता है मैंने बॉम्बे में जो पहला नाटक किया था वो किया था उध्वस धर्मशाला, और मैं वो नाटक देखने गया था छबील दास में, डॉक्टर लागू ने मेन रोल किया था। तब भी मुझे एक भी शब्द मराठी का नहीं आता था। मैं बैठा, पूरा नाटक देखा। मैं अपनी आंखें डॉक्टर लागू से हटा ही नहीं पाया, और उसमें बहुत डायलॉग है, मूवमेंट ना के बराबर है, लेकिन ऐसे बांध के रखा उसने, चेहरे के भाव ये वो। तो मैंने उसको फिर हिंदी में किया, और उसके कम से कम 60-65 शोज उस वक़्त 76 में एक हिंदी नाटक के इतने शोज होना बहुत बड़ी बात थी। और पृथ्वी थिएटर का उद्घाटन मैंने उसी नाटक से किया था। पहला शो जो था उध्वस धर्मशाला था पृथ्वी थिएटर में। क्या बात है। पर आज की तारीख में मैं वापस प्रोजेक्ट मराठवाड़ा पे आना चाहूँगा। जलदूत जैसे प्रयोग हो रहे, नाम फाउंडेशन, नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे और अरविंद जगताप जैसे कुछ कर रहे हैं। आमिर खान वाटर कप प्रोजेक्ट्स लेके मराठवाड़ा और हर जगह पे काम कर रहे हैं। कैसा देखते हैं, क्योंकि किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए और क्या जरिया हो सकता है? एक आशावादी दृष्टिकोण आपको इसमें कितना दिखाई देता? जो काम इमीडिएटली सरकार कर सकती है, जो मुआवजा उनको अनाउंस करके जाते हैं, विधायक को चाहिए अगले दिन पता करे फोन करके, मिला उसको कि नहीं, सर ये पेपर है, वो पेपर है, जल्दी कर, बच्चे भूखे मर रहे हैं उसके। तो अपने सेक्रेटरी को बोले 3 दिन बाद फोन करके मुझे बताना क्या है सिचुएशन। वो अकाउंटेबल होना, आंसरेबल होना, अकाउंटेबल, ब्यूरोक्रेसी को खींचना चाहिए अभी, ट्रांसपेरेंसी जोड़ना चाहिए अभी, और मोदी जी को सरदार पटेल बनना होगा। लोह पुरुष की जरूरत है, बिल्कुल, उसकी बहुत सख्त जरूरत है इस देश को। कोणती पुण्य अशी येती फळाला, जोंधळ्याला चांदणे लगडून जावे, असं खरं तर म्हणजे जे पर्याय आहेत त्यानंतर हे स्वप्न पूर्ण होईल असं वाटतं। इतने अपनेपन से आपने बात की। मुझे लगता है कि एबीपी माझा और ढंटेडान के जो दर्शक हैं वो ऐसी ऑफबीट फिल्मों के साथ भी उतने ही डट के खड़े थे, खड़े रहेंगे, और मैं उनकी तरफ से गवाही देता हूं कि जरूर ये प्रोजेक्ट मराठवाड़ा के साथ जुड़े रहेंगे। हमसे इतने अपनेपन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम जी, और भवीन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू लव लक एंड सक्सेस सर।